वहीं आज देश की राजधानी दिल्ली में गंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार शिकायतों के बावजूद आला अधिकारी ध्यान ही नहीं देते। ये रिपोर्ट देखिए। कहने को तो देश की राजधानी है और केंद्र सरकार का गढ़, लेकिन राजधानी में भी लोग गंदगी की मार झेल रहे हैं। साफ सफाई और बेहतर सुविधा को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जो अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकती, आज उस दिल्ली का भी हाल देख लेते हैं। राजधानी के छतरपुर गांव में माता चौक के पास का मोहल्ला अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मोहल्ला की टूटी फूटी गलियां सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। तस्वीरों में टूटी पड़ी नालियां और खुले हुए सीवर हादसों को दावत दे रहे हैं। वहीं इस मोहल्ले की स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने और लोगों से उनकी परेशानी भी जानी। अभी हम जो है छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत छतरपुर वार्ड के माता चौक पे मौजूद है। छतरपुर गांव है जहां पे जाटव मोहल्ला है। लगातार यहां पे हमने 3-4 गलियां देखी। लगातार यहां पे जिस तरह से सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गंदगी का माहौल है। लगातार जो है नालियों से पानी बह रहा है, गंदा पानी आता है, लोगों को बड़ी दिक्कतें यहाँ पे हो रही है। जाटव मोहल्ले के यहाँ पे ज्यादातर सारे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोस्टली सारे लोग हैं। हर गली के लोग यहाँ पे मौजूद है। इनकी यही समस्या है कि यहाँ पे जो है काफी जो है समस्याएं हैं। समस्या तो बहुत है, गंदी पड़ी नालियां, टूटी हुई सड़कें शासन प्रशासन की नाकामयाबी को उजागर कर रही हैं। तो जान लेते हैं क्या कहना है मोहल्ला वासियों का। ये जानते हैं इनसे कि क्या है परेशानी और क्या कौन सा मोहल्ला? जाटव मोहल्ला है। क्या समस्या आ रही है? इसमें समस्या आपने देखा भी होगा, जब से सीवर डले हैं, सीवर से पहले भी सुनवाई नहीं थी कुछ। सीवर डले, न्यू रोड छोड़ के चले गए, ना ही कुछ उठाया। नालियाँ देखिए, कभी जिंदगी में नहीं बनी। परेशानी ये सर देखिए, माहौल देखिए यहाँ का, नालियों का और रोडों का। बच्चों का भी कहीं गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कारपोरेशन वाला कोई ना तो कोई झाड़ू लगाने आता है, ना नाली काटने के लिए आता है। यहाँ का घरों का कभी जिंदगी में सालों साल भी यहाँ झाँकने नहीं आता है। यहाँ बहुत बुरा हाल है गंदगी का। यहाँ भाई साहब जब नरेश था पहले तो काम हुआ था, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। जब से ये नेता बना है एक दफा नहीं आया, नहीं का भी काम करा और नहीं करेगा, नहीं करवाएगा। लोगों में जो है काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी समय से काम नहीं हो रहा है। लगातार जो है लोग जो है गंदगी में जी रहे हैं और सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। देखिए, जितनी भी जाटो मोहल्ले में या छतरपुर गांव में, खासकर जो हमारे ऊपर की जो गलियां हैं, जहाँ की समस्या जाटो मोहल्ले की आप बता रहे हैं, वहाँ की जो अंदर की गलियां हैं, उनमें वास्तव में कुछ गलियों में काम नहीं हो पाया था। उसके लिए वो संज्ञान में है। उन गलियों को, नालियों को बनवाने के लिए पूरा प्रोसीजर में चल रहा है। जैसे सीवर लाइन का काम खत्म होगा, तुरंत उन गलियों को भी साथ साथ बनवाया जाएगा। ये और रहा साफ सफाई का मुद्दा, साफ सफाई के लिए निगम पार्षद जी को पता है, क्योंकि वहां पर ये सारा काम निगम पार्षद के अंडर आता है। संज्ञान में लेके और इस पर भी काम होने वाला है, क्योंकि टेंडर विधायक जी के साथ मिलकर हमने सभी गलियों का टेंडर करा दिया था और अब इन पर जल्दी ही विधायक जी से बात करके इस गलियों को इनको काम पूरा कराएंगे। अपने मोहल्ले की गंदगी को देखकर लोगों में रोष भरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जगह जगह सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, जिस वजह से बच्चों के गिरने का डर बना रहता है। यहाँ तक कि कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम की गाड़ियाँ भी लोगों के घरों तक नहीं पहुँचती। बहुत परेशानी हो रही है सर, स्लिप हो जाते हैं। हमारी माता जी हैं, दादी वगैरह हैं, और छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। यहाँ पे ना कोई कूड़े की गाड़ी उठाने के लिए आती, ना झाड़ू लगाने के लिए आता, ना ही सड़क। क्या चाहती हैं अब आप? कि हमारी सड़क बन जाए, सब चीज आ जाए, नालियाँ बन जाए। ठीक है। और भी कई महिलाएं हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं। यही हमारी गली गंदी रहती है, सड़ी पड़ी रहती है। यहाँ से निकल के जो भी रिश्तेदार आता है, बोलता है कितना गंदा छतरपुर है तुम्हारा, आने का मन भी नहीं करता। बोला चाहिए भाई नाली बन जानी चाहिए, जब से ये करतार बना ना तो इस गली में कोई झाड़ू वाला आता, और ना पानी भी, ना उसका नल का गंदा पानी आता है, और हम बड़े बूढ़े आदमी हम गिर भी पड़ते हैं। ना कोई झाड़ू लगाना है, ना नाली साफ करना है, हम खुद अपना आपन लगावे। प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। यहाँ के पार्षद से लेकर सांसद तक सभी लोग आंखें मूंदे बैठे हैं और जनता गंदगी की मार झेल रही है। जाटव मोहल्ला में जो है लगातार लोगों में काफी रोष है प्रशासन के खिलाफ, पार्षद के खिलाफ और विधायक के, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे काम नहीं हो पा रहा। लगातार जो है गंदगी का माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, साथ ही जो है कोरोना का भी यहाँ पे प्रकोप चल रहा है। इसलिए जो है
साफ सफाई और सड़क का निर्माण काफ़ी सालों से नहीं हो पाया। इनकी यही मांग है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है गली बनाई जाए, जिससे जो है बच्चों को आने जाने में परेशानी हो, बुजुर्ग लोगों को आने जाने में परेशानी। छतरपुर से आप विधायक करतार सिंह के खिलाफ लोगों में बेहद नाराजगी है। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। यहाँ तक कि अधिकारी की अनदेखी का खामियाजा लोगों को खुद नालियां साफ करके चुकाना पड़ रहा है। तो भैया वो करता था नरेश त्यागी, अब उसने छोड़ा। जब से करतार सिंह आया, हमारी गली में नहीं, हमारी नाली साफ करने में किसी चीज में नहीं आता, कोई भी नहीं आता, खुद करते हैं। बीमारी है, इससे करते हैं तो हमारा सांस और फूल जाता, बीमार और हो जाते हैं। ना इसमें कोई सफाई करना आवे, ना कोई झाड़ू लगाना आवे, ये इसमें हम ही करते हैं। एक तरफ तो सरकार अपनी वाहवाही हर जगह करने में लगी हुई है, लेकिन जाटव मोहल्ले की तस्वीरें सारी तारीफों पर पानी फेर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब जाकर प्रशासन की नींद खुलेगी या फिर लोगों को इसी तरह गंदगी में रहना होगा। लोग भी आते हैं यहाँ पे तो उनको बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि प्रशासन जो है जरूर जागेगा और इनकी समस्याओं को जरूर समाधान में लाएगा। अपने सहयोगी मनोज के साथ दीप सिलोड़ी, जनतन टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए मेडिकल से लेकर लॉन्ड्री तक की सुविधा की व्यवस्था की गई। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का जायजा लिया हमारे संवाददाता इंद्र सेन यादव ने। देखिए। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर, जहां एक और लंगर चल रहा है, वहीं आप अब देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर एक अलग तरह की जो सुविधा है यहाँ पर जो भी किसान प्रदर्शन में आए हैं उनके लिए की गई है। वॉशिंग मशीन लगाई गई है और जो लोग भी अपने कपड़े धुलवाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर आकर फ्री में कपड़े धुलवा सकते हैं। प्रिंस हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। प्रिंस, कब से ये सेवा जो है आपने शुरू की है और कितने लोग पहुंच रहे हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम प्रिंस है और मुझे ना आज 7 दिन हो गए जी अपने कपड़े धोते हुए, और जो भी हमारे किसान भाई आए हुए हैं जी इस संघर्ष में, और उनके कपड़े फ्री बिना किसी पैसे के धोए जा रहे हैं जी। हाँ जी प्रिंस, अगर हम बात करें तो एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं कपड़े धुलवाने के लिए आपके पास? तकरीबन 200 से प्लस 250-300 के तकरीबन हमारे पास किसान भाई आ रहे हैं। सुबह से 7-8 बजे से शुरू हो जाते हैं, 7-8 बजे तक के लोग आते रहते हैं कपड़े धुलवाने के लिए। सुबह कितने बजे आप शुरू करते हैं और शाम को कितने बजे तक ये जो आप कपड़े धोने का काम करते हैं? सुबह तकरीबन 7:30-8 बजे हमारे सरदार साहब हैं बाबा जी, ये शुरू कर देते हैं, और फिर मेरा अपने दोस्त है साथ में, फिर हम 9-10 बजे आके हम भी नाल इनके फिर शुरू हो जाता है काम, और रात तक ऐसे ही चलता है जी। फिर प्रिंस, अगर हम बात करें तो कपड़े धोने के लिए सर्फ वगैरह, पानी, इन सब की व्यवस्था कैसे हो रही है? कौन सपोर्ट कर रहा है आप लोगों को? हमारे पास जी जो सर्फ आती है वो खालसा एड, हमारी जो संस्था है जी खालसा एड के पास सर्फ का काफ़ी उनके पास एक्स्ट्रा थी उनके पास, उनसे हमने सर्फ और जो हमारा पानी और जो बिजली है, हमारे हरियाणा के भाई हैं जी, उनका यहाँ क्रैशर का काम है, वो हमें पानी और बिजली देते हैं जी। प्रिंस, नए कृषि कानून के विरोध में आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे आप इस प्रदर्शन को देख रहे हैं? सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, आप लोग अपना आंदोलन, अभी आप लोगों का आंदोलन चल ही रहा है, क्या सोचते हैं आप इस नए कानून के बारे में? सरकार का अड़ियल रवैया है जो बहुत बुरी बात है। जो हम किसान जितने भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। अपने जो हमारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, हम कोई नजायज मांग नहीं मांग रहे। और जो सरकार बोलती है कि हमने पूरे इंडिया में किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने का, कहीं भी अपनी कोई भी फसल जाके बेच सकते हैं अधिकार दिया, तो पहले भी था, इसमें कोई नई बात हमें तो दिखती नहीं है। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। एक 2.5 महीने में कोई एक अपने प्रधानमंत्री साहब का कोई एक तक बयान तक नहीं आया कि किसान क्यों बैठे हैं, दिल्ली आए मेरे साथ बात करें। जब 2.5 महीने वहाँ पर पंजाब में बैठ के संघर्ष करके हमारे किसी ने आवाज़ नहीं सुनी तो हम दिल्ली आए हैं। तो अब सरकार मीटिंग भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, और हमें विश्वास है हमारी जो लड़ाई है सच की है, और हक सच की लड़ाई में जीत होती है हमेशा, और हम अपने तीनों बिल जो रद्द करवा के जाएंगे। शुक्रिया प्रिंस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर पर तरह तरह के इस प्रदर्शन में रंग देखने को मिल रहे हैं, और वॉशिंग मशीन के जरिए सिंघू बॉर्डर पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी प्रदर्शन में लोग शामिल हैं उन लोगों के कपड़े यहाँ पर धोए जा रहे हैं। पापा जी, आप भी कपड़े धुलवाने आए थे, सहूलियत है? हाँ, सहूलियत है पूरी।
ये पिंड रवनी तो आया जी। आप भी कपड़े धुलवाने आए हैं? सहूलियत है, इस सुविधा से आप लोगों को आसानी है? हाँ जी हाँ जी। साफ तौर से आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो कपड़े धोए जा रहे हैं और लोग काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपने कपड़े लेकर, और एक दिन में 200-250 लोग कपड़े लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन वॉशिंग मशीन के जरिए लोगों को एक सुविधा मुहैया कराने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ इंद्रसेन यादव, जनतन टीवी, दिल्ली। इसी के साथ फिलहाल यह वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। एक तरफ किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन पर लगातार है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एमसीडी के तीनों मेयर सीएम आवास के बाहर बकाया फंड को लेकर 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इन दोनों ही मुद्दों पर हमारे संवाददाता अखिलेश मिश्र ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता से की खास बातचीत। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देश भर में किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है, वहीं सरकार का यह भी दावा है कि तमाम किसान संगठन ऐसे हैं जो खुलकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, बिल के समर्थन में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, पूरे मामले को आप कैसा देखते हैं? सरकार कह रही है कि विपक्ष, कांग्रेस, आप तमाम विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठन हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं और खुल के उसके साथ आ गए हैं। देखिए, इतनी बड़ी संख्या के अंदर 15-15, 16-16 किलोमीटर तक हर बॉर्डर के ऊपर जाम, किसान आकर बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान से किसान आकर बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि बिल किसानों के पक्ष के अंदर है, किसान संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं। अभी ताजे सरकार ने वो संगठन पैदा किए हैं जो समर्थन कर रहे हैं। परंपरागत जो संगठन है, जो शुरुआत से किसानों के हित की बात करते हैं, वो बॉर्डर के ऊपर जमे हुए हैं। वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, वो तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहते हैं। सरकार तारीख पे तारीख दे रही है, समाधान नहीं निकाल रही, समय पास कर रही है। 80-80 साल के वृद्ध माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, ऊपर से सर्द रात, नीचे से जमीन की ठंड, बॉर्डर के ऊपर डटे हुए कि उनका अस्तित्व बचाया जाए। आज अडानी और अंबानी के यहाँ देश की कृषि की भूमि गिरवी ना रखी जाए, उनके फसल गिरवी ना रखी जाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कहीं ना कहीं किसान संघर्ष कर रहा है और मैं समझता हूं कि सरकार को इनकी बात माननी पड़ेगी। सुशील जी, एक सवाल ये है कि आपने कहा कि बहुत ज़बरदस्त ठंड है, लग भी रहा है कि आपने इनर, शर्ट, 2 जैकेट पहना है, तो किसानों की ठंड दिखाई दे रही है। 3 मेयर बैठे हुए हैं, सारे पार्षदों को लेके बैठे हैं, मुख्यमंत्री के घर के सामने घेराव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 13,000 करोड़ उनका दे दीजिए, एमसीडी दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहा। उनकी ठंड आपको नहीं दिखाई दे रही? ताज होटल से खाना मंगा के खा रहे हैं, डबल गद्दे और ऊपर रजाइयाँ, और आप देख सकते हैं टेलीविजन पे हमें देखने के लिए मिलता है किस ऐशो आराम के साथ वो वहाँ पे रह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बीजेपी की कंबल ओढ़ के दरी पे लेटे हुए हैं, बीजेपी की जो कॉरपोरेशन है, जिसका दूसरा पर्यायवाची करप्शन बन चुका है, 2,500 का घोटाला, 2,500 करोड़ का घोटाला बीजेपी का उजागर हो रहा है। जब इनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो इतने कड़े कैसे ये भामाशाह हो गए कि 2400 करोड़ रुपए ये माफ करने लगे? खा गए, माफ नहीं किया इन्होंने, मिली भगत करके खा लिया। अच्छा सुशील जी, आपको अभी भी आप कहेंगे कि वो लोग वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं? ठंड में बैठे हैं भाई, वहाँ मेयर बैठे हैं, आप जाकर देखेंगे पतले पतले कंबल में हैं, जमीन पे बैठे हैं, ठंड लग रही लोगों को। 2-2, 3-3 रजाइयाँ ऊपर और 4-4, 5-5 नीचे हैं, और 5 स्टार होटल से, ताज होटल से खाना आ रहा है उनके लिए। आप उनकी बात ना करें। आम आदमी पार्टी के विधायकों को उठा के खींच ले जाती है, पुलिस भी दोहरा चरित्र दिखाती है। उनके लिए आरामदायक गद्दे लगाए गए हैं, और हमारे लिए, हमारे लोग अमित शाह के जाने लगे तो घर से उठा लिए गए। घर से क्या, वहां पहुंचने नहीं दिएगा। हमारे विधायक, हमारे उप मुख्यमंत्री क्या जाना चाहते नहीं जाने दे रहे, अंदर से बुलाना। मगर उनको बिल्कुल ऐसी ऐशो आराम की जिंदगी मुख्यमंत्री के घर के बाहर दे रखी है। काबिले तारीफ है ऐसी फैसिलिटी के साथ। इसको धरना कहते हैं क्या? अरे वो तो आराम करने, आप समझो पिकनिक मनाने गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील गुप्ता जी का साफ तौर पे कहना है कि जो एमसीडी के मेयर्स और पार्षद धरना दे रहे हैं, दरअसल वो पिकनिक मना रहे हैं। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। वहीं दिल्ली के तीनों नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच शुरू हुआ घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
आज 9वें दिन भी लगातार तीनों एमसीडी के मेयर और उनके तमाम सभासदों ने अपने अनशन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जारी रखा। इस मुद्दे को लेकर जनतंत्र टीवी ने अनशन पर बैठे हुए लोगों से की खास बातचीत। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी दिखाते हैं आपको। सरकार से 13,000 करोड़ रुपए के पैसे की मांग को लेकर, अपने फंड की मांग को लेकर के तीनों नगर निगम के मेयर और उनके सारे पार्षद लोग लगातार धरने पे बैठे हैं। आज 9वां दिन है धरने का और इनकी मांगें जो हैं जस की तस है, लेकिन केजरीवाल उनसे नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ अनामिका जी, आपकी जो मांगे हैं, सरकार का कहना है कि साहब 23,000 करोड़ रुपए जो देने हैं नॉर्थ को साउथ को, अगर आपस में दे दें तो आपकी बड़ी समस्या का समाधान हो जाए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर आपको केजरीवाल सरकार बहुत ही नियम के खिलाफ है, 13,000 करोड़ आपके बन रहे हैं, तो आप कोर्ट का रास्ता भी आपके लिए खुला है। देखिए, सबसे पहले तो वो क्या किए हैं, 13,000 करोड़ को डाइवर्ट करने के लिए ये वो जो है उनकी ये वक्तव्य है। जबकि हम एनडीएमसी और एसडीएमसी के मेयर दोनों जो हैं वो 9 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारी कोई भी समस्या होती तो हम दोनों तो समाधान कर ही लेते। तो ये वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं और अपने आप को छुपाने के लिए जो 13,000 करोड़ जो हम लोग लेंगे उसको छुपाने के लिए वो जो है वो गलत बयान दे रहे हैं। सर, ये कह रहे हैं कि अगर आपको जो लेना था, जब आपके कमिश्नर पत्र लिखते हैं, डिमांड करते रहते हैं, बार बार मांगते हैं, फिर एकाएक उसको बैलेंस शीट से आप हटा देते हैं, तो ये कैसे संभव है? देखिए, अभी तीनों निगमों पर आर्थिक संकट आया हुआ है। जब कभी भी संकट आता है, अगर किसी राज्य के अंदर कोई तूफान आ जाएगा तो प्रधानमंत्री जी ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं है। वो आपदा राहत कोष भेजते कि नहीं भेजते। आज तीनों निगमों पर फंड क्राइसिस है। तीनों निगमों के अंदर हमारे कर्मचारियों की सैलरी नहीं जा रही। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम कब का आपस में ले लेते, दे देते। और फिर वो पैसा बनता है नहीं बनता वो फाइल तय करेगी। और अगर ये कहते हैं कि हमने करप्शन किया तो चार्ज कराओ, आप जांच कराओ, किसने मना किया है? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि जो चीजें आप बैलेंस शीट में दिखा रहे थे और उसी फंड के लिए आपके कमिश्नर लगातार पत्र लिख रहे थे, तो वो बैलेंस शीट से एकाएक कैसे गायब हो गई? 2400 करोड़ रुपए का मामला है। दोनों चीजें अलग अलग है। हम ये कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए कब दोगे, और जो 2457 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हो, जो नॉर्थ एमसीडी का साउथ की ओर बकाया है। अगर कोई हर वर्ष जब बजट पेश होता है तो हमारे कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर उसको पेश करते हैं। वो हर बार प्रस्ताव लाते हैं कि इसको माफ़ कर दो। हर बार वो माफ़ी का प्रस्ताव रद्द हो जाता है। ऐसे उन्होंने इस बार प्रस्ताव लाए, इस बार भी रद्द हो जाएगा। ना ये लेना है ना ये रद्द नहीं हुआ। इस बार बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस शीट आपने देखी है, वो जो कहेंगे वो सच है। जो अंदर बैठ कर झूठ बोलेंगे उसको सच माना जाएगा। और जो लोग 9 लोग या 30 लोग 9 दिन से बैठे उनकी बात सच नहीं मानी जाएगी। आम आदमी पार्टी, आरोप आदमी पार्टी सारा दिन झूठ बोलती है। अगर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री में किसमें हिम्मत है हमारे साथ आकर बात करे और लेखा जोखा हम यही ले आएंगे। मैं कमिश्नर को ही बुलाऊंगा, तीनों एमसीडी के कमिश्नर यहाँ आएंगे और मुख्यमंत्री भी आए, अपने बड़े अधिकारी को बुलाए और बैठ के हिसाब करें 13,000 करोड़ रुपये कब देंगे ये बताएं। जैन साहब, क्या लग रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पीछे हैं, 9 दिन हो गया धरने को, कब तक चलेगा ये सब? जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी को नहीं निभाएंगे। बड़ा खेद का विषय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी नहीं निभा रहे। वो तो पॉलिटिकल एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं, वो तो आम आदमी पार्टी की एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। वो केवल और सिर्फ निगमों को खराब करना चाहते हैं, निगमों को पंगु बनाना चाहते हैं, निगमों को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। और उसके लिए उनका एकमात्र सीधा उन पर फार्मूला ये है कि निगमों को फंड ना दो, ताकि ये समय पर ना वेतन दे पाएँ, ना पेंशन दे पाएँ, ना लोगों की मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह कर पाएँ, कुछ भी क्या कहते हैं, और ताकि अफरा तफरी मचे, वहाँ पर अराजकता मचे, वो लोग परेशान हों और वो सब उस सब की जिम्मेवारी जो है ना भाजपा शासित निगमों पर आए। सर, वो तो कह रहे हैं कि आपने वादा किया था चुनाव में कि साहब कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे हम, और अप्रत्यक्ष रूप से 11 करीब आपने टैक्स बढ़ा दिए हैं। अभी तीनों निगमों का बजट पेश हुआ है, एक भी निगम के बजट प्रस्ताव में कोई टैक्स बढ़ोतरी दिखाई है? जब दिखाई नहीं तो कह कैसे रहे? देखो, मैंने बताया ये आम आदमी पार्टी नहीं, आरोप आदमी पार्टी है। जिस पार्टी ने कहा था पानी माफ, आज पानी के बिल आ रहे हैं। जिन्होंने कहा था बिजली आप, बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली के फिक्स चार्ज बढ़ा दिए, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। 50,000 करोड़ का जल बोर्ड को उन्होंने लोन दे दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। खुद जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को पैसे को खाए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आरोप आदमी पार्टी है। अरे जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को खाना चाहती है, जिसको हम खाने नहीं देंगे।
यही तो बात तो कर रहे हैं कि जब वो कोई काम करते हैं, वो पानी की समस्या सॉल्व करने के लिए लोन दे देते हैं तो आपके सिर में दर्द हो जाता है, और अगर वो नहीं देते हैं तो आप कहते हैं हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। आप क्या झूठ का पुलंदा है, अराजक लोग हैं ये एक मंसूबे से काम करने आए हैं। ये दिल्ली की जनता के हितैषी नहीं है, ये दिल्ली की जनता के लबों पर खुशी नहीं देखना चाहते, उनकी माथे की त्योरियां कम नहीं करना चाहते। इतने समय से सब जो टूटियों में पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा, आज तक वो पानी आया नहीं। सीवर माफिया और ये पानी के जो टैंकर माफिया बंद हुआ नहीं, कहीं सीवर लाइंस पड़ी नहीं। अभी कोरोना काल में कहीं वेंटिलेटर्स का इजाफा होना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाना, बेड्स की इजाफा होना, कोई काम किया नहीं है। सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से जितना पैसा है, जितने 1000 करोड़ रुपए विज्ञापनों में लगाना, अपनी एडवर्टाइजमेंट करना, अपनी फोटो छापना और निगमों को काम ना करने देना। जो एजेंसियां सिविक अथॉरिटीज होती हैं उनको काम करना है, उनको भी काम नहीं करने देना, ताकि ये लगे दिल्ली की जनता को कि निगम काम नहीं कर रहे और हमें आप सत्ता में काबिज करिए। ये सिर्फ एकमात्र एजेंडा है जिसमें दिल्ली की जनता उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। और भारतीय जनता पार्टी के ये सब कार्यकर्ता और ये सब जो निगम पार्षद हैं, ये उनके मंसूबे को कहीं भी किसी भी तरह से सफल नहीं होने देंगे, ये मेरा कहना है। गोस्वामी जी, क्या लग रहा है इतनी ठंड में आप लोग बैठे हैं, कब तक चलेगा ये सब? क्या कोई समाधान दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पब्लिक को तो बरगला ही रहे हैं, लेकिन इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया उन्होंने। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम छोटी सरकार हैं, बड़ी सरकार से मिलने आए हैं। उन्होंने समय दिया मिलने के लिए, 5 मिनट का मिलने का समय नहीं है उनके पास। और कब तक चलने वाली जहाँ तक बात है, 13,000 करोड़ का पाई का हिसाब करके जाएंगे यहाँ से हम लोग। ये कोई संवैधानिक हक है, ये लेना ही पड़ेगा हमें और उनको देना ही चाहिए। इसमें कोई दान खैरात या कोई धर्म खाता नहीं है कोई भी। उन्होंने बजट के अंदर प्रावधान क्यों करा? जो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी 3rd, 4th, 5th क्यों नहीं लागू करते? क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल माइंडसेट से कार्य कर रहे हैं वो, और उनको बिल्कुल भी नहीं भा रहा कि भाजपा शासित नगर निगम अच्छा कार्य करे। जिस प्रकार से नगर निगम के कर्मचारियों ने कार्य किया है कोरोना काल के अंदर, चाहे मानसून के टाइम पर, किसी भी टाइम पर, ये उनको भा नहीं रहा। उनका पॉलिटिकल माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं और वो किसी भी हाथ में किसी भी तरीके से इस जनता को बरगलाने वाला काम करके और बीजेपी अपना एमसीडी के ऊपर काबिज होना चाहते हैं। जन साहब, आखिरी सवाल आपसे है कि क्या लगता है कि अगर ये धरना कंटिन्यू रहा तो 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए आप कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं, न्यायालय का भी रुख कर सकते हैं? देखिए जी, हम यहाँ पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम जो लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं वो दिल्ली के पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर, तीनों निगमों के लगभग 2 लाख कर्मचारी हैं, जिसमें 50,000 पेंशनधारी हैं। उनके पास में कोई कमाई का साधन नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं। वही मैं कह रहा हूं, इस लड़ाई को अगर पैसा सरकार इसी तरह आपको 9 दिन हो गया है, सरकार नहीं सुनती है, तो क्या कोर्ट का रास्ता भी आप अपना सकते हैं? हमारे पास में डेमोक्रेसी का रास्ता यही है, ये तो एक प्रजातंत्र का रास्ता है जो हम इसको हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी और विकल्प हैं, कानूनी विकल्प हैं और भी अन्य विकल्प हैं, उस पर हम विचार करके उसको समय अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक आपका पैसा मिल नहीं जाता। निगमों के कर्मचारियों के हित के लिए हम कहीं भी किसी भी स्टेज तक जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे तीनों मेयर थे, यहाँ पे तमाम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिनका साफ तौर पे कहना कि ये लड़ाई उनकी तब तक जारी रहेगी जब तक इसका समाधान नहीं होता, और अरविंद केजरीवाल को इसका समाधान करना ही पड़ेगा। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस और प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के भलसवा डेयरी थाने का है, जहां सरेआम एक शख्स को कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद आसानी से फरार हो गए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। भलसवा डेयरी इलाके के राजीव नगर जैन कॉलोनी में रहने वाले 40 साल के आस मोहम्मद अपने घर से डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए निकले थे। जैसे ही वो दवाई लेकर वापस अपने घर आ रहे थे, रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उनको गोली मार दी और उन्हें घायल अवस्था में छोड़कर वहां से फरार हो गए। यहाँ से दवाई लेने के लिए गया था वो, उसकी जरूरत था,
और यहाँ से जाने के बाद में पता नहीं उसके साथ में किसने क्या मारा है, गोली मारी है उसके। और यहाँ पे कुछ आदमी आए बताने के लिए, और जब तक हम यहाँ से पहुँचे ना पुलिस पहुँची है ना कोई और हॉस्पिटल भी हमें उठा के ले गए उसको। किसी ने आके बताया था यहाँ पे गोली मारी है, चाकू मारे? गोली मारी है जी, हमने देखी है जी उसकी हालत। हॉस्पिटल हम लेके गए हैं और हॉस्पिटल में हमने कपड़े भी उतारे उनके, जब तक भी कोई पुलिस वाला नहीं पहुँचा है। खबर मिलने पर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और आस मोहम्मद को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उनकी जान न बच सकी और उन्होंने दम तोड़ दिया। आस मोहम्मद अपने परिवार के साथ जैन कॉलोनी राजीव नगर में रहते थे और पेशे से रोड रोलर चलाने का काम करते थे। परिवार वाले बताते हैं कि आस मोहम्मद की किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, फिर भी बदमाशों ने उनकी जान क्यों ली ये साफ नहीं हो पाया है। भी ऐसी कार्रवाई कर रहे थे अपना, वो हम ही से कहते ये करो और वो करो। अभी तक हमारे को कोई नहीं पता चल रहा जी किसने, पुलिस क्या कर रही है या डॉक्टरों ने क्या करा है। सब एक लड़की की शादी कर दी है, 2 बच्ची छोटी छोटी हैं, 3 लड़की हैं जी, और कोई कमाने वाला भी नहीं है उसके घर में। पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारे को बता रही है, कह रहे हम तलाश कर रहे हैं जी। वहीं पुलिस ने परिजनों के बयान पर मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि करीब 1 हफ्ते के अंदर गोली मारने की 2 वारदात हो चुकी हैं और पुलिस सिर्फ मामला दर्ज करती है, लेकिन उसके हाथ बदमाशों के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाते। दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। वहीं पूर्वी दिल्ली के एटीएस की टीम ने चंबल घाटी में चल रही अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग पार्टनरशिप में फैक्ट्री को चलाया करते थे, दिल्ली एनसीआर में अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे। इन चारों में से 10 अवैध हथियार इनके पास से, जिनमें 4 रिवॉल्वर, 1 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 शॉटगन, 42 लाइव कॉटेज बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अवैध हथियारों का जखीरा चंबल घाटी में तैयार होकर दिल्ली एनसीआर में जगह जगह सप्लाई किया जाता था। इस गिरोह को पकड़ने में एटीएस टीम के इंस्पेक्टर दिनेश आर्य ने अपनी टीम का गठन किया था, जिसने चंबल जाकर फैक्ट्री पर छापा मारा, चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब फिलहाल आरोपियों को पेशी के लिए भेज दिया गया है। इस तरह से पुलिस की एक बड़ी कामयाबी। उधर दिल्ली की बादली विधानसभा के भलसवा डेयरी में पार्कों की हालत काफी खस्ता नजर आती है, जिसकी वजह से यहां पर रहने वाले बच्चे सड़कों पर खेलते थे। उसी को देखते हुए स्थानीय निगम पार्षद विजय भगत ने भलसवा डेयरी के इन पार्कों को चुना और इन पार्कों की स्थिति सुधरवाई। पार्क के अंदर ओपन जिम बनवाए, बच्चों के खेलने के लिए वहां पर झूले लगवाए। तस्वीरें आपके सामने। ये झूले और ओपन जिम करीब 31,14,000 रुपए की लागत से बनाए गए हैं। बादली विधानसभा के बलसवा डेयरी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के जो पार्क हैं उनकी मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ जो इधर हालात हैं। अभी यहाँ इन पार्कों के अंदर पहले पानी भरा हुआ करता था, लेकिन सांसद फंड राशि से यहाँ पर तमाम तरह के झूले लगवाए गए हैं। जो लोग थे काफ़ी परेशान थे पार्कों की वजह से, लेकिन सांसद फंड की राशि से यहाँ पर झूले लगवाए गए हैं। यहाँ प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो लगवाए गए हैं पार्क में झूले, कितनी लागत से लगे और कैसे लग पाए? पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये सांसद फंड से लगे हुए हैं झूले। 6 पार्कों में झूले और 2 पार्कों में ओपन जिम, मतलब 4 पार्कों में झूले हैं और 2 में ओपन जिम लगी हुई है और ये सांसद कोटे से लगी हुई है। इसका जो सांसद फंड से 31,14,000 रुपए का खर्चा है और बोलो तो मैं आपको वो स्क्रीन भी दिखा दूं और आपको मैं दे भी दूंगा, ठीक है। और ये हमारे जो निगम पार्षद श्री विजय भगत जी हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा सांसद कोटे से लगवाए गए हैं। तो कितने पार्क हैं इतने जो लगे हुए हैं और इनकी पहले हालात क्या थे? देखो, इनके हालात तो बहुत बुरे थे। छोटे छोटे बच्चे रोड पे घूमते थे और एक्सीडेंट हो जाता था, चोट लग जाती थी बच्चों के। आज बच्चे देख रहे हो आप कितने अच्छे से यहाँ खेल रहे हैं और बढ़िया से अपने पार्क में झूले झूल रहे हैं। हमने 4 पार्कों में प्ले स्टेशन लगा रखा है बच्चों का झूले और 2 पार्कों में ओपन जिम, और पार्क अच्छे कंडीशन में सुंदर बना रखे, पेड़ पौधे लगाकर, क्योंकि इसको बच्चों को और जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं ये बेचारी यहाँ के धूप सेकती है, तो इनके लिए बहुत अच्छा वातावरण कर दिया हमने हर पार्क के अंदर। ये जो भलसवा डेयरी है एक स्लम एरिया है, यहाँ पर पहले बच्चे सड़कों के ऊपर खोला करते थे तो कई बार हादसों का डर होता था। उससे कितना हादसों में जो है अब कम हुए हैं? बहुत हादसे कम हुए हैं, बहुत ज्यादा हादसे कम हुए, क्योंकि बच्चे रोड पे जाते नहीं है, दाएं बाएं घूमते नहीं है, भागते नहीं है, अपना इसी ग्राउंड के बाउंड्री के बीच में रहते हैं और खेलते हैं, खुश रहते हैं, मौज करते हैं बच्चे। कपूर जी, एक चीज और देखने को मिली है, पार्क तो बना दिया
जिम भी लगा दी और झूले भी लगा दिए, बच्चे खेल भी रहे हैं, लेकिन जो पार्क है उसके अंदर घास का इंतजाम नहीं किया। एक्चुअली घास का इंतजाम जो आप बोलना चाह रहे हैं, घास के लिए हमने लगाई थी। ये देख रहे हो आप, ये घास दब गई है और यहाँ बच्चे बैट बॉल भी खेलते हैं। जो बच्चे हैं यहाँ के बैट बॉल खेलते हैं, उसके मारे ये इन्होंने पिच बना रखी है। आप देख लीजिए, पिच भी दिख रही होगी। हाँ, पिच बना रखी है बच्चों ने। इस बलसवा डेयरी इलाके में जो पार्क बदहाली में थे, अब वो दोबारा एक सही स्थिति में आ चुके हैं और लोग उसका फायदा भी उठा रहे हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। चलिए, इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।